नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस लाइव में। मैं शिवशंकर सरन आप सभी का स्वागत करता हूं। सोशल मिरर पे निष्पक्ष निडर खबरों का सफर, और इसी खबर के बीच में हम लोग देखिए हैं संभवतः यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पा रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इसलिए बार बार परेशानी हो रही है मित्रों। और ये क्या माजरा है? अच्छा हाँ, अभी देखिए हम लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है, तो यही मैं चेक कर रहा था, माफ़ कीजिएगा। चलिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार का जो चुनाव है वो 2 चरणों में था, तो संपन्न हो चुका है। अब 14 तारीख को जो है वो मतगणना है, और 14 तारीख तक तो सभी जीतते ही रहेंगे। उसके बाद 14 की शाम को या संभवतः दोपहर को लोगों को धीरे धीरे क्लैरिटी होना शुरू हो जाता है, और शाम जाते जाते तक फिर कोई एक ही जीतता है हर एक विधानसभा सीट पे, और बाकी लोग फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। उनका जो बुखार होता है ना, वो बार बार झड़ने के बाद उतर जाता है। जब थर्मामीटर बार बार झाड़ा जाता है, दैट मीन्स जब उधर ईवीएम का बक्सा बार बार खुलता है और हर एक ईवीएम जब काउंटिंग होता है, तो जितने लोग ये उछलने वाले होते हैं उनका बुखार उतर जाता है। अब कल जब से देखिए ये मतलब हुआ है चुनाव संपन्न, 5 साढ़े 5 बजे से एग्जिट पोल तमाम जो हैं वो चलने प्रारंभ हो गए हैं, और जितने भी चैनल हैं यहाँ पे अभी एग्जिट पोल का बाढ़ आया हुआ है। तो हम लोग भी संभवतः कुछ एग्जिट पोल का चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ एग्जिट पोल है। एक तो देखिए ये है, ये दैनिक भास्कर का है, और इसको पोल्स ऑफ पोल्स यानी ये जो पोल्स का दादा है, पापा है, जो आप इसको कह सकते हैं इसमें, क्योंकि सही पोल्स का दिया हुआ है। तो देखिए, दैनिक भास्कर जो है वो एनडीए को 145 से लगभग 150 सीट तक दे रहा है। और देखिए, आईएएनएस भी जो है वो भी 147 से 167 167 तक दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो देखिए, ये लोग 73 से 91, कोई 70 से 90। एक जो चाणक्य है, ये देखिए महागठबंधन को 100 से 108 तक दे रहे हैं, और एनडीए को 130 से 138 तक दे रहे हैं। एक पोल्स डायरी है, इसने तो भाई साहब हद कर दिए। देखिए, मतलब एनडीए को 184 से 209 तक, 184 एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब बिहार में जो है वो जो सम्राट चौधरी बोलते हैं ना कि थम्पिंग मेजोरिटी से हम लोग आ रहे हैं, तो वही ये पोल्स डायरी जो है, पोल डायरी, ये दिखा रहा है कि मतलब 2/3 2/3 जो मेजोरिटी होता है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, तो उससे भी ऊपर ये लोग पहुंचा चुके हैं संभवतः। और एनडीए को मतलब ये दे रहे हैं, और गठबंधन को 32 से 49 सीट दे रहे हैं। तो जितने भी ये लोग हैं, और अन्य की बात हम लोग करें तो 5 से 10 सीट ये लोग दे रहे हैं, जिसमें जनसुराज को भी मतलब लगभग 1-2 सीट मिल सकता है। और उम, और भी जो इंडिपेंडेंट लोग होंगे या अन्य पार्टियां होंगी, उनको भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसा इसमें देखा जा सकता है, जिसमें एआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है। तो ये सारे हैं इसमें। और हम लोग अगर देखते हैं, एक सेकेंड, यानी मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें, एक बीच का एक जो मीडियन होता है, तो एनडीए को 130-35 यानी 135 से लेकर 150 सीट तक या 160 सीट तक आ रहा है। और महागठबंधन को वही हम लोग अगर देख सकते हैं तो मतलब 100 सीट तक, 90 से 100 सीट तक आ रहा है। ये बीच का एक आंकड़ा अगर हम लोग निकालते हैं तो ये है। देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे तमाम मतलब जो भी हैं, ये सारे एजेंसीज उनके देखिए लगे हुए हैं, तो आप सबका देख सकते हैं। संभवतः अगर नहीं देख पा रहे तो आप रोक कर भी इसको देख सकते हैं। तो एक ये है। आपका तेजस्वी यादव का भी आज बयान आया कि हम 14 को जीत रहे हैं, 18 को शपथ ले रहे हैं। पप्पू यादव जो हैं, वो पप्पू नहीं, बिहार वाले पप्पू यादव जो हैं, तो वो भी जो हैं मतलब आज भड़के हुए थे काफ़ी मीडिया पे कि एग्जिट पोल नहीं कुछ होता है, एग्जिट पोल होता है। तो एग्जिट पोल 14 को आएगा। ये वो एक एग्जिट पोल जो है, ये देखिए इन सब से हट कर है। वो मतलब दिखा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और ये है लाइव सिटीज वालों का।
अब ये पता नहीं मतलब ये लोग कब दिए थे अपना, लेकिन जो लाइव सिटीज का है देखिए, महागठबंधन को 130 से लेकर 144 तक दे रहे थे, और एनडीए को 95 से लेकर 109 तक, अदर कोई 3 से लेकर 8 तक दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मतलब परफॉर्मेंस का अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे आप एग्जिट पोल देख रहे होंगे कल से संभवतः, और लोग मतलब बता रहे हैं कि कांग्रेस का लुटिया डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एनडीए का सरकार चलिए बन जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारा मतलब भ्रम है। कांग्रेस का लुटिया नहीं डूबेगा। कांग्रेस इस बार पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी, जैसा मतलब ये सूत्र कहते हैं और ये गणितीय आंकड़ा लग रहा है। जैसे उन्होंने मतलब कि अपने कैंडिडेट दिए थे ग्राउंड पे, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस का जो है पिछले चुनाव से, यानी विधानसभा चुनाव जो 2020 का हुआ था, उससे बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। मान के चलिए कि 60 सीटों पर अगर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं तो तकरीबन पिछले बार 19 जीते थे वो लोग, इस बार 20 से 25 के बीच में मैं मान के चलता हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम तो क्या ही होंगे, लेकिन 20 के इर्द गिर्द वो लोग रहेंगे। इससे मतलब कि मैं मान के चलता हूँ कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे, लेकिन 20 सीट वो लोग रहने वाले हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होगा जहाँ तक चर्चा चल रही है। ये कोई नहीं बता रहा है, जितने भी मतलब नेशनल मीडिया वाले हैं और जो भी ये टीवी चैनल वाले हैं ये नहीं बता रहे हैं। इनको लग रहा है कि बस पिछले चुनाव की तरह कांग्रेस का जो है स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि कैंडिडेट अच्छे थे और सब ने फाइट भी किया है, तो वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, और 20 के आसपास कांग्रेस रहेगा, उससे ऊपर भी जा सकता है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव से इस बार बेहतर होगा। वहीं हम पार्टी का भी जहाँ तक चर्चा चल रहा है, हम का भी स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। बीजेपी का तो रहेगा ही, आरजेडी का भी रहेगा, जेडीयू का सब लोग बता ही रहे हैं कि जेडीयू, क्योंकि पिछले बार जो है वो चिराग पासवान ने खेल बिगाड़ दिया था। जहाँ जहाँ पे इनके मतलब कैंडिडेट थे जेडीयू के, वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 140 प्लस 144 लगभग अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे पिछले बार। इससे जेडीयू की सीटें कम गई थी पिछले साल, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जो है चिराग पासवान साथ में है, तो इसका फायदा जो है वो एनडीए को मिलेगा और विशेषकर जेडीयू को मिलेगा। और जेडीयू का जो भी सीट है वो बहुत बेहतर इस बार होने वाला है। हाँ, बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि जनसुराज इस बार वोट काट रहा है, और वो बोले भी थे प्रशांत किशोर कि हम यहाँ पे वोट काटने ही आए हैं। अब वोट काट रहे हैं तो देखिए किसका काट रहे हैं। जहाँ तक आप अगर ध्यान से सोचते हैं इस विषय पे, और अगर इनके आप मतलब समीकरण को देखिएगा, इनके कैंडिडेट को देखिएगा, तो मुझे तो लगता है कि ज़्यादा ये नुकसान जो है बीजेपी का कर रहे हैं। जेडीयू से ज़्यादा नुकसान या और किसी से ज़्यादा नुकसान। ऐसे तो चुनाव में मतलब बार बार आरोप प्रत्यारोप लग रहा था चुनाव से पहले भी कि इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है, लेकिन आप अगर ध्यान से इस समीकरण को देखते हैं, उनके कैंडिडेट को आप बस देखिए, तो उनके कैंडिडेट मतलब जहाँ पे जेडीयू से फाइट है वहाँ पे अपने कैंडिडेट वो मतलब एथिक्स के हिसाब से दे दिए कि ये हमारे पार्टी को शुरू से मतलब चला रहे थे, जुड़े हुए थे हमारे पार्टी में, इसलिए हम इनको लड़ा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट थे जिन जिन सीटों पर, वहाँ पे उन्होंने दमदार कैंडिडेट को उतारा था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट काट सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मतलब, और बहुत सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर प्रशांत किशोर ने या जनसुराज ने अपने कैंडिडेट को उतारा था। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा 2-4 सीटों का आपस में मतलब कि लड़ाइए आंकड़ा और देखिए कि क्या है, आपको खुद समझ में आएगा ये आखिर माजरा क्या है। तो ये हो गया। और आपने देखा कि लाइव सिटीज वाले ने महागठबंधन को दिया है उस जिसको लेकर मतलब बहुत सारा बयान भी आ ही रहा है दिन भर। तो ये हुआ एग्जिट पोल। अब एग्जैक्ट पोल क्या होता है 14 तारीख को, ये तो हम लोग देखेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए हम लोग बात करते हैं अभी, देखिए दिल्ली ब्लास्ट पे। ठीक है, तो दिल्ली ब्लास्ट पे ये क्या हुआ है कि मतलब जैसे हो गया, तो मैंने बोला था कि देखिएगा लोग लीपा पोती करने जरूर आ जाएंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर।
और मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे या तमाम सोशल मीडिया पे जितने भी मतलब ये सब लेफ्टिस्ट गैंग वाले हैं, मतलब इनको थोड़ा सा भी शर्म लिहाज तो आता नहीं है। पता नहीं क्या है, कितने बेशरम ये हो सकते हैं। ध्रुव राठी जैसे लोग या और भी इनके जैसे जितने भी लोग हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा पहचान होता है कि आप देखेगा सोशल मीडिया पे लोग अपने नाम के आगे एक्टिविस्ट जरूर लगाए रहेंगे। एक्टिविस्ट, ये वो फलान ढिमकान, तमाम तरह के टाइटल लगाए रहते हैं और काम करेंगे इतने नीच वाले कि एक बार जो शर्म होता है वो भी शर्मा जाए अपने आप में। अभी लोग घायल पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, कितने लोग मतलब अभी पीड़ा से उभर नहीं पा रहे होंगे संभवतः, लेकिन ये लोग गिद्धों की तरह राजनीति करने आ जाते हैं और दोष मढ़ने के लिए कि ये है सरकार दोषी है। अरे भाई साहब, सरकार अपना काम कर रही है। आप एक बार उस स्थान पे खड़े होकर देखिए ना, सरकार के जगह पे आप प्रशासन को कोसते हैं, शासन प्रशासन को। तो आप अगर शासन प्रशासन रहते हैं तो क्या आप गारंटी देते हैं, कहीं लिख कर कोई दे सकता है कि हम आ जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा? ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि कोई लिख कर दे दे कि ऐसा नहीं हो सकता है और उसके बाद वो नहीं होगा। मैंने कल भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को लेकर बार बार अटेम्प्ट करने में लगा हुआ है तो वो में भी 99 बार फेल हो सकता है, लेकिन एक न एक बार वो उस चीज़ में सफल हो सकता है। और ये जो मामला आया है दिल्ली ब्लास्ट का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से है और कैसे कैसे लोगों का नाम उसमें उभर कर सामने आ रहा है। कौन है वो, किस जाति धर्म से जुड़े हुए हैं, किस समुदाय से हैं, ये आप लोग भी देख रहे होंगे। हम लोग मतलब अचरज होता है कि बार 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 पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा कुछ होता है, एक पर्टिकुलर मतलब समुदाय के लोग ही उसमें क्यों उभर कर आते हैं। तो ये भी एक मतलब बड़ा रोचक है। और लोग पहले कहते थे कि शिक्षा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब तो आप संतुष्ट हैं? अब आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे लोग हैं। लोग आईआईटी करके डॉक्टर की पढ़ाई करके और फिर भी उनको मतलब 72 हूर के पास जाना है। ऐसा पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा है? आप क्यों कर रहे हो भाई साहब ऐसा पढ़ाई लिखाई? इनसे पूछिए। पहले लोग मतलब कहते थे आतंकवादी बन जा रहे हैं, उनको मतलब एक दलील दे देते थे कि खाने को नहीं मिल रहा है, भूखे रह रहे हैं, पढ़ाई नहीं मिल रहा है, सब शिक्षा ही शेरनी का दूध है। मतलब शिक्षा दे दीजिए तो लोग गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। कैसे चले जा रहे हैं भैया? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा ये सवाल है कि लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी सबके पास डॉक्टरेट की डिग्री थी, लोग डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, संभवतः एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे या जो भी। क्या इनको पढ़ाई नहीं मिल रही थी? ये भारत सरकार के खर्चे से पढ़ते हैं, भारत सरकार के मतलब हम लोग जो टैक्स देते हैं उस खर्चे से पढ़ते हैं। तो ये क्या हम लोगों को अपना नहीं मानते हैं? इधर के बम ब्लास्ट कर दे रहे हैं या ऐसी मतलब नहीं भी किए हैं तो आप ऐसे कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं, क्यों? ये तो मतलब पाकिस्तान वाले जो भी हैं आतंकवादी लोग अच्छा अपना दिमाग लगाते ही हैं कि पहले लोग वहां से आते थे, इधर कुछ घटना होती थी तो आप मतलब सीधे दूसरे पे चढ़ जाते थे कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है। उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया कि अब मैं नहीं भेजूंगा, अब पाकिस्तान से लोग नहीं आएंगे, अब यहीं के लोग जो हैं वो ऐसा करेंगे ताकि आप चाह कर भी उनके प्रति कठोर एक्शन नहीं ले पाएंगे और आप पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल सकते हैं या किसी भी दूसरे देश को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अपने ही देश वाले हैं। ऐसे गद्दार निकल जा रहे हैं तो आप उनको क्या बोल सकते हैं? इस पे मैं देख रहा हूँ कि ध्रुव राठी जैसे लोग या जितने भी तमाम तरह के एक्टिविस्ट हैं और ये सब तुरंत गिद्धों की तरह सरकार को नोचने में लग जाते हैं और राजनीति करना अपना शुरू कर दें कि सरकार नहीं है, ये देखिए वो सरकार मतलब वहाँ पे है ही नहीं, घूमने गई है, भूटान गई है, मोदी कहाँ है, अमित शाह कहाँ है, सब इस्तीफा दे। तो देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ये हुआ है तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री मिल रहे हैं लोगों से, ठीक है। ये घटना जैसे ही हुआ है उसके बाद की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और ये है एक देखिए वीडियो, मैं प्ले करता हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मिलने के लिए गए हुए हैं। तो इस तरह से है, प्रधानमंत्री जी जाके मिल रहे हैं लोगों से।
जितने भी लोग देखिए भर्ती हैं उनसे वो जाके मिल रहे हैं। ये है। तो आप इस तरह से लांछन मत लगाया करिए। और देखिए जो लोग इसमें थे उन लोगों का भी तस्वीर देख लीजिए। बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो बार बार लिख रहे थे कि ये उरी हमला हुआ तब मतलब बीजेपी थी, पहलगाम हमला हुआ, ये हमला वो हमला, मतलब 2014 के बाद जितने भी तमाम हमले हुए हैं तो उसको लेकर ये लोग बता रहे हैं कि बीजेपी ही थी। भाई साहब जितने हमले हुए उसमें देखिए ना कि करने वाला कौन है। ये सब अनपढ़ थे, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आप देखिए तो सबके नाम के आगे डॉक्टर 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 लगा हुआ है। डॉक्टर अदील, शाहीन, उमर, मोहम्मद उमर। तो ये सब क्या पढ़े लिखे नहीं थे? आप देख सकते हैं इन लोगों का भी। एक और है, चुनाव आयोग ने मतलब कुछ देखिए आंकड़ा दिया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ज्ञानेश कुमार जी संभवतः लाइव आए थे और ये कुछ बता रहे थे। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा से अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो ये देखिए ज्ञानेश कुमार जी थे जो बता रहे थे कि इस बार लोग बढ़ चढ़कर जो है इसमें मतलब पार्टिसिपेट किए हैं और 71% महिलाओं ने है जो वोट दिया है। ठीक है, एक और एग्जिट पोल है, इस पे भी हम लोग देखिए देख लेते हैं एक बार चलते हुए। बस अब मैं लाइव को संभवतः एंड ही करने वाला हूं। देखिए किसको देख लेते हैं। ये देखिए एक्सिस माई इंडिया की तरफ से है, इस पे अजीत भारती जी ने भी अभी लिखा हुआ था कुछ देर पहले। ये एनडीए को 121 से लेकर 141 तक दे रहे हैं। तो इसीलिए अजीत भारती ने लिखा था कि मार्जिन होता है वो 5 का मार्जिन होता है। संभवतः आप मार्जिन लेंगे तो 145 से 50 या फिर 140 से 45 इतना मार्जिन चलता है। ये 20-20 का मार्जिन लोग लेके चलते हैं, 2-5 का मार्जिन होता है। आप 20 का मतलब रेशियो कहाँ से लेके चल रहे हैं 120 21 से 141 तक? भाई क्या बताना चाह रहे हैं कि मिनिमम इतना आएगा, मैक्सिमम इतना आएगा? इतना मार्जिन नहीं लेना चाहिए। हालांकि ठीक है, इनका अपना आंकड़ा है और ये महागठबंधन को दे रहे हैं 98 to 118। तो इस तरह से 41% वोट शेयर है और एनडीए को 43% वोट शेयर है। तो इस तरह से इनका भी है और इन्होंने बताया है। चलते चलते हम लोग थोड़ा सा कुछ सीट का बात कर लेते हैं जहां तक देखिए आ रहा है मतलब सुनने में। भाई साहब कॉन्फिडेंस हो तो मोकामा में अनंत सिंह की तरह हो। मतलब उस व्यक्ति का आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि किस तरह का है। टिकट मिलने से पहले जाके नॉमिनेशन, वो भी पार्टी के सिंबल पे नॉमिनेशन, अभी रिजल्ट आने से पहले तैयारी शुरू। मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस किसी भी नेता के अंदर बिहार में या हमको तो लगता है देश में किसी भी नेता के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना कि अनंत सिंह के अंदर है। अब ठीक है, लोग उनको क्या क्या मानते हैं, बाहुबली मानते हैं या जो भी मानते हैं, वो बात की बात है। और मैं देखता हूँ कि लोग उनके बारे में अच्छी बातें भी करते हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी करते हैं उनके पास्ट को लेकर। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आप जब एक बार आप मोकामा जब आप आते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं वहाँ गांव में जाकर, क्योंकि मोकामा शहर में जाइएगा तब तो लोग संभवतः नहीं बोलते हैं, बाजार के लोग नहीं उतना बोलना चाहते हैं क्योंकि वो व्यापारी वर्ग के होते हैं और वहाँ पे दुकान चला रहे हैं। तो वो किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोलकर अपना मतलब रोजी रोटी प्याज नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन जब आप गांव में जाइएगा, मोकामा विधानसभा के अंदर जो गांव आते हैं, मैं भी मतलब वहाँ पे गया हूँ। जब इससे पहले बाई इलेक्शन था तो मैं मोकामा के गांव में जाता था
और बहुत जगह जाके मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। तो आप जब गांव में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि लोग अनंत सिंह को इतना क्यों पसंद करते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं। लोग मतलब महिलाओं के लिए अब आरक्षण की बात करते हैं और हक की बात करते हैं। वो व्यक्ति बहुत पहले ही मतलब शुरू से जो गाड़ी जाता था शहर में और गांव से जो गाड़ियां जाती थी उसमें मतलब वो व्यक्ति सीट आरक्षित कर देता था कि यहाँ पे बस महिलाएं बैठेंगी तो बैठेंगी, और किसी को भी कोई समस्या होता तो उनके पास चला जाता था। तो मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, उनको मतलब डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी तरीके से, लेकिन बता रहा हूँ कि इतने भी बुरे नहीं हैं। और लोग वोट देते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही देते हैं वोट। तो आप एक बार जाके वहाँ के लोगों से मिलिए, आपको कारण समझ में आएगा। और उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस देखिए कि अभी रिजल्ट 14 तारीख को आने वाला है, लेकिन संभवतः पटना में या जहाँ भी उनका मतलब सारा तैयारी होना शुरू हो गया है। टेंट पंडाल लगने लगे हैं और मिठाइयाँ बनने लगी है। इतना तो मतलब जो 2 उप मुख्यमंत्री भी लड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी नहीं हुआ कि वो जीतने वाले हैं। नीतीश कुमार भी अगर मैदान में उतरे होते तो उनके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से वो जीत जाते। लेकिन अनंत सिंह, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपना तैयारी वहाँ से शुरू कर चुके हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, ये मैं तो मतलब नहीं बता सकता। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि आप लोगों से जल्दी जल्दी मैं आगे देख देख कर 2-4 मिनट संभवतः आगे देख कर आपको बताता चलूँ। लाइव आऊँगा तो बताऊँगा ही। आप लोग भी बने ही रहिएगा, उस दिन भी साथ में बने रहिएगा रिजल्ट देखने के लिए। और जहाँ पे भी बरबीघा सीट के लिए मैं स्वयं वहाँ पे बूथ पे रहूँगा, तो वहाँ से संभवतः जितने तेज परिणाम आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बरबीघा का जो समीकरण है मैंने कल आप लोगों को बताया ही था कि सब लोग अपना अपना समीकरण ले रहे हैं, लेकिन निर्दलीय का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए मतलब ये बहुत टफ टास्क है, बहुत टफ चैलेंज है कि वो अकेले अपने दम पर साम दाम दंड भेद लगाकर बिना किसी पार्टी सिंबल के 50,000 वोट, 45 से 50,000 वोट इकट्ठा कर ले। एनडीए वालों ने एक आंकड़ा तो दिया है, मतलब ऐसे जुमला फेंका है कि सारे मतलब 70,000 में 40,000 महिलाएं उनको वोट दे रही हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है, एनडीए वाले ये बताएं कि भाई साहब किस बूथ से आप आगे हैं, कहाँ से आप लीड ले रहे हैं, कुछ तो होगा। जैसे हम लोग अगर वोटिंग परसेंटेज को देखते हैं तो जहाँ जहाँ भी मतलब ओबीसी वोटर है या फिर यादव हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि महागठबंधन का जो मतलब वोटिंग करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुए तो क्या वो आपको तो वोट नहीं दिए होंगे, या वहाँ की महिला हो चाहे पुरुष हो वो आपको वोट नहीं दिए। इस भ्रम में मत रहिए कि महागठबंधन का जो कोर वोटर है वो आपको वोट दे दिया है। और वही वही बूथ पे उसी उसी जगह पे वोटिंग परसेंटेज हाई है। एनडीए को जो लोग वोट करते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो या फिर कुर्मी कोयरी वाला जो सीट है, वहाँ संभवतः उन सभी सीटों से वोट परसेंटेज जो है वो कम है। तो आप ये जो जुमला फेंक रहे हैं कि महिलाएं इतनी वोट दे देंगी, पुरुष इतने दे देंगे, तो ये तो चलिए ठीक है 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा आप दावा कर रहे हैं और कई लोग बाजी भी लगाते हैं आजकल, तो आप ये भी बताने का कष्ट करें कि आप किस बूथ से लीड ले रहे हैं, किस बूथ की महिलाएं या किस बूथ के पुरुष जो हैं वो आपको आगे कर रहे हैं, ये भी बताने का कष्ट करें श्रीमान। ठीक है, आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। बने रहिएगा हमारे साथ, हम लोग शाम को डेली लाइव आएंगे और आपसे वार्ता करेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे कल फिर से इसी टाइम में, तब तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं शिव शंकर शरण और आप देख रहे थे सोशल मिरर।